हेलो एवरीवन। यूपी ट्रिपल एस सी एसओ की तैयारी कर रहे हैं हम। एसओ मतलब सहायक सांख्यिकी अधिकारी, असिस्टेंट स्टेट्स ऑफिसर, और साथ में सहायक शोध अधिकारी यानी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। इन दोनों की वैकेंसी 2019 में यूपी ट्रिपल एस सी ने निकाली थी। बल्क में वैकेंसीज निकली थी 904 पोस्टें, और 10-11 हज़ार के बीच में एप्लीकेंट है इसमें टोटल। तो इसी की हम कर रहे हैं तैयारी। तो वैसे तो अपना चैनल बहुत बड़ा अभी नहीं हुआ है, टोटल 260 के आसपास लोग जुड़े हैं। 260 लोगों का मान लीजिए हमारा परिवार है। पर कुछ हमारे दोस्त भी हैं जो मेरे काफ़ी क्लोज हैं, और उन्होंने इसका फॉर्म फिल किया है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। साथ में मुझे भी इसका एग्ज़ाम देना है। तो उनके कई सारे सवाल आते हैं बीच में, और कमेंट भी कुछ एक अपने चैनल पे आए। तो उन सभी जो कमेंट्स आए जिनमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स डिपिक्ट थी, उनके निराकरण के रूप में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। साथ में इसको मोटिवेशनल वीडियो की तरह भी मान सकते हैं, जो कि एक पुराना दौर था। उसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में जैसे जिक्र किया था कि लोग पढ़ के मोटिवेट हो जाते थे कि आज मैंने ये ग्रंथ या ये किताब ख़त्म कर ली, अब मैं मोटिवेट हो गया हूँ, मैं ये कर लूँगा। और आजकल पढ़ने के लिए मोटिवेट होना पड़ता है कि पहले मोटिवेशन आए, वो जगह मन के अंदर, फिर मैं पढ़ाई शुरू करूँ। और हर चीज़ के लिए मतलब पहले लॉजिकली करेक्ट करना पड़ता है, व्यक्ति को बताना पड़ता है कि हाँ ये करोगे तो ये होगा, तो इसलिए इसको तुमको करना चाहिए। और ये आप सब पे नहीं, मुझ पे भी बहुत भली भांति लागू होता है, इसलिए मैं अपनी बातें आप सबसे शेयर करता हूँ। लेकिन जो भी बातें होती हैं कोई हवा हवाई नहीं, एकदम उनसे संबंधित कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। चलिए, तो आज का जो हमारे वीडियो का टाइटल है वो यूपी ट्रिपल एस सी एसओ प्रिपरेशन, जैसा कि पहले ही आपको पता है यही रहने वाला है। और एक एक सवाल जो थे वो लेते जाते हैं, और उनसे संबंधित अगर कोई मिथ होता है तो उसे एकदम करेक्ट करते जाते हैं। जैसे अक्सर सवाल आता है कि जब मैंने मास्टर्स किया, या जब मैं बीएससी कर रहा था, या जब मैं बीए कर रहा था, या बीकॉम कर रहा था, जो जो डिग्रीज वाले एलिजिबल हैं इसमें एसओ के लिए, उसी समय मैंने ओ लेवल भी कर लिया डायरेक्ट, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो अगर आपका ओ लेवल डायरेक्ट है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के एलिजिबल हैं। अब आपके डिग्री के साथ में ही अगर हुआ है तो भी एलिजिबल है, मतलब पीजी डिग्री या यूजी डिग्री के साथ में। क्योंकि ओ लेवल जो है ये इसका पर डे के हिसाब से क्लास ड्यूरेशन जो है 2 घंटे के हिसाब से डिटरमाइन किया गया है। तो 2 घंटे व्यक्ति 24 घंटे में क्लास के इतर कभी भी निकाल सकता है, तो वो बिल्कुल इनवैलिड नहीं है, वैलिड मानी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कई सारे सवाल ऐसे आते हैं कि अगर मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, या बीटेक करके रखा हुआ है, या बीसीए किया है, और उसके बाद में फिर मैंने एमएससी स्टैट्स किया है या एमएससी मैथमेटिक्स किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? चूँकि मैंने कंप्यूटर साइंस वाले पेपर 2 साल पढ़ लिए हैं। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। उसमें दिया हुआ है कि या तो आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा हो, या उसके समकक्ष कोई भी कोर्स हो। तो अभी यूपी पुलिस ने कई सारे कोर्सों को, मतलब अनगिनत कोर्स, तो यूपी पुलिस भर्ती वाले में जिसमें था ना कि समकक्ष वाला, ओ लेवल के समकक्ष बहुत सारे अनगिनत कोर्स माने गए हैं। तो ये उन लोगों ने जिन्होंने 1 से ज़्यादा साल पढ़ा है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, और 1 से ज़्यादा पेपर पढ़ा है, वो बिल्कुल एलिजिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे दूसरा ये भी था कि इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमको तैयारी के क्रम में क्या नहीं करना है। तो जैसा कि हमको पता है कि इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। 120 मिनट का पेपर होगा, यानी 2 घंटे का 120 ही मार्क्स का भी पेपर रहेगा। 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, जिसमें हिंदी, जीएस, टेक्निक्स ऑफ स्टेट्स एनालिसिस, और आपका वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके पीजी में था। 120 क्वेश्चन है, आपको पता है हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। चाहे वो आप टेक्निक ऑफ स्टेट एनालिसिस वाला क्वेश्चन सही करें तो भी 1 नंबर मिलना है, हिंदी वाला सही करें तो भी 1 नंबर मिलना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो नहीं करना है हमको, ये है कि एक ही सब्जेक्ट पकड़ के आपको नहीं बैठ जाना है। चूँकि कोई भी ऐसा है जो यूपी के एग्जाम्स की तैयारी करता है, उसकी हिंदी और जीएस कमोबेश ठीक होती है। अब एक मेरे दोस्त मिले, उनका एक वाक़या है तो मैं आपको शेयर कर दूँ। तो वो कह रहे थे कि भाई जो बीटेक वाले होते हैं या बीसीए वाले होते हैं, जो उन लोगों ने अगर इसमें भरा है, या टेक्निकल डिग्री वाले जो उन्होंने अगर इसमें एलिजिबल हैं भरा है, तो उनकी हिंदी तो कंपैरेटिवली कमज़ोर होती होगी। मैं आपको बताऊँ, आजकल यूपी जैसे स्टेट्स में जो प्रोफेशनल डिग्री पढ़ने वाले छात्र हैं, जैसे एमबीए करने वाले या एमटेक करने वाले, बीटेक करने वाले, उनका भी मेन ध्येय ये हो गया है ना कि कहीं गवर्नमेंट में हम सेट हों। तो वो भी अपने डिग्री के साथ में ही ज़्यादातर, या डिग्री के जस्ट बाद में ही गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं, या आपके सराउंडिंग में भी कई सारे ऐसे भैया लोग होंगे जिन्होंने बीटेक किया और वो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुराई है, लेकिन ये जो प्रोफेशनल डिग्री वाले होते हैं, इनकी एनालिटिकल एबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अब जो साधारण बीए या बीएससी वाले हैं, उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। इसलिए ये आप कदापि ना समझें कि कोई प्रोफेशनल डिग्री वाला इसमें एमसीए वाला इस एग्ज़ाम में बैठ रहा है, या और कोई ऐसा बैठ रहा है तो उसकी हिंदी कमज़ोर होगी। बिल्कुल नहीं, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हिंदी इतना ज़्यादा कठिन नहीं आता है, तो ये तो सोचिए ही मत। तो हिंदी और जीएस तो कोई भी यूपी के एग्जाम्स की तैयारी करता है तो उसकी कमोबेश जान लीजिए 70 to 80% हमेशा तैयारी होता है, बस उसे रिवाइज करना होता है। सारा खेल इसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, और उसके बाद में टेक्निक्स ऑफ स्टेट्स एनालिसिस का है। सारा खेल मतलब जो एज आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, वो इन्हीं सब्जेक्ट से मिलने वाला है। चाहे आप
खुद ही विचार करके देख लीजिए कि हिंदी के सवाल यूपीडब्ल्यूएससी के पेपर्स कई सारे सालों के उठा के देख लीजिए, अगर 15 दिन आप अच्छे से मेहनत कर देते हैं हिंदी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब मैं उसको आसान नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसको कंपैरेटिवली मतलब कंपैरिजन में अगर कहें बाकी सब्जेक्टों के, तो उससे थोड़ा समाहित करना आसान है। इस लिहाज से नहीं कि हिंदी आसान है, इस लिहाज से कि यूपीट्रिपलएससी जो हिंदी पूछ रहा है, जो उसका पैटर्न है, उस कंटेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ। तो आपको एक ही सेक्शन पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि आपने मान लीजिए एमएससी मैथमेटिक्स कर रखा है तो आप पूरा मैथमेटिक्स तैयार कर रहे हैं। मैथमेटिक्स 30 ही नंबर का आना है, बाकी नंबर के और भी सब्जेक्ट आने हैं, तो मैथमेटिक्स तैयार कर लीजिए। बाकी 90 नंबर के जो भी आने हैं उसको भी ध्यान दीजिए बिल्कुल बराबर। ऐसे कॉमर्स वालों पे भी लागू होता है और स्टेट्स वालों पे भी, और एक जो छूट गया इकोनॉमिक्स वालों पर भी। और एक बात और ध्यान देना है कि इस पेपर में जो है कि सवाल इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, आपको कंसेप्चुअल मतलब लिखना नहीं है। तो कोई भी कंसेप्ट जब आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात करें, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी आप पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है, उसकी बेसिक डिफिनीशन, उसकी इप्सिलॉन पाई डिफिनीशन, इप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन सॉरी, और उसके बाद में कोई फंक्शन किसी बिंदु पर कब कंटिन्यूअस है कब नहीं है, या कोई छोटा सा फंक्शन दे दिया और उस पर डिफाइन करने के और कोई पॉइंट दे दिया कि इस पर ये फला फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, या इस पर कंटिन्यूअस है नहीं है। सवाल बेसिक आने वाले हैं। ऐसे ग्रुप थ्योरी का अगर है सिलेबस में, तो उसका कोई सवाल आया तो ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है, या कोई एग्जांपल एक ग्रुप का बड़े ग्रुप का एग्जांपल दे दिया, उसका एक सबसेट दे दिया, पूछ लिया कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा डीप में सवाल नहीं आने वाले हैं, सवाल बेसिक आएंगे, ये आप ध्यान रखना। मैट्रिसेज है, उसका सवाल अगर इनको पूछना हुआ तो वो 12th लेवल के मैट्रिसेज पूछेंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक रामबाण मंत्र बताता हूँ कि जो विद्या क्वेश्चन बैंक आता है, या मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक आता है, या बालाजी का क्वेश्चन बैंक आता है 12th का, 11th और 12th का, जैसे आप इकोनॉमिक्स से हैं या कॉमर्स से हैं या मैथमेटिक्स से हैं, इन तीनों लोगों के लिए, और स्टेट्स के तो ये क्वेश्चन बैंक कभी कम ही मिलते हैं, लेकिन अगर मिल रहे हो तो उनके लिए भी वो 11th और 12th का दोनों सालों का क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए और उसके सारे सवाल कर डालिए आप। मेरा यकीन मानिए कम से कम 80% सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यकीन मानिए नोट करके लिख लीजिए, 70 से 80% सवाल इसी से आने वाले हैं। और जो विद्या क्वेश्चन बैंक का 11th और 12th का दोनों क्लासों का, उसको आप सॉल्व कर डालिए, और मास्टरमाइंड का भी लेके सॉल्व कर डालिए। आपके ऑप्शनल में 70 से 80% सवाल आप सही हल करके चले आएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बाकी जो 20-30% बचे वो ग्रेजुएशन लेवल के सवाल आएंगे। मास्टर्स लेवल का ध्यान रखें, इतना ज़्यादा हाई लेवल का सवाल नहीं आएगा, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो ग्रेजुएशन के 20-25% सवाल आएंगे, उसके लिए आप ग्रेजुएशन के कुछ एक नोट्स आपने जो बनाए हो, जैसे आपने बीकॉम किया है और एमकॉम किया है तो बीकॉम के कुछ बेसिक नोट्स, मतलब कोई नया प्रिंसिपल या लागत मूल्य नियम, जो भी चीज़ें हैं, मतलब उसका बेसिक एटलीस्ट क्लियर है कि बेसिक पॉइंट से ही सवाल आने हैं, तो वो आपका मिस ना हो। तो ये हो गया। हिंदी के लिए एक किताब है, बहुचर्चित किताब है यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आदित्य हिंदी। पवन जी ने लिखा है इसको। किताब इतनी ज़्यादा प्यारी है, इसका लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए और एक बार इसको थारोली पढ़ लीजिए, केवल एक बार इसको पढ़ लीजिए, और अगर मेमोराइज आप कर पाए हिंदी में, इससे इतर कहीं से कोई सवाल नहीं आएगा। तो इसको तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आदित्य हिंदी मोस्ट पॉपुलर बुक है हिंदी के लिए, और ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए तो मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत प्यारी बुक है, बस ये जान लीजिए। तो हिंदी के लिए तो आदित्य हिंदी हो गई। जीएस के लिए करंट अफेयर के लिए अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो वो तो एक साल के करंट अफेयर की जरूरत होती है, तो न्यूज़पेपर वगैरह वाला वो मैं फालतू वाला ज्ञान दूँ तो काम है नहीं। कोई यूट्यूब चैनल एक पकड़ लीजिए, जैसे पुराने समय में एक एमजेटी एजुकेशन करके चैनल था। मैं किसी का प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखे जिसके वीडियोज़, तो उससे मुझे थोड़ा हेल्प हुई, तो उनके नाम मैं बता रहा हूँ। बाकी अपनी इच्छा से जो भी आपको पसंद आए, जहाँ के भी करंट अफेयर आपको पसंद आते हो, एक चैनल कोई पकड़ लीजिए और डेली नहीं मंथली करंट अफेयर उनका देख डालिएगा। मतलब पिछले 7 से 8 महीने या मान लीजिए 10 महीने के करंट अफेयर के सवाल उनके देख लीजिएगा, और 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग जो है कंठस्थ कर लेगा उन सब चीज़ों को। दिमाग जो है चित्रों में सोचता है, तो जब आप ये चीज़ें जब वो वीडियो देखें करंट अफेयर वाले, तो साथ में स्क्रीन पे वो जो क्वेश्चन है वो भी चलते रहना चाहिए। तो एक तो आप सुनेंगे भी और साथ में स्क्रीन पे भी देखेंगे, तो वो एकदम कंठस्थ हो जाएगा। 1-2 बार रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। बाकी यूपीट्रिपलएससी है, करंट अफेयर के कई बार सवाल ऐसे पता चले 2022 का पेपर है, 2020 का एक आध करंट अफेयर पूछ लिया, तो उसमें आप नहीं सही करेंगे तो मैक्सिमम लोगों का वो गलत ही होता है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो करंट अफेयर वाला मैंने बता दिया कि यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। और बुक वगैरह जो अगर आप बुक से पढ़ते हो तो अलग बात है, नहीं करंट अफेयर के लिए यूट्यूब बहुत ही मतलब मोर देन इनफ है। अच्छे सवाल उसे कर लीजिए, कोई एक चैनल पकड़ के और उनको फॉलो कर लीजिए। 8 से 9 महीने, मान लीजिए आपके पास समय तो 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका काम। फिर प्रीवियस ईयर के पेपर जो यूपीट्रिपलएससी यूपीपीएससी के यूपीट्रिपलएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के पेपर की किताबें आती है, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर देते हैं। उसके सवाल साइंस से रिलेटेड सवाल ये डिक्टो पूछते हैं। जैसे साइंस का सवाल है, विटामिन आना ही आना है, एक ना एक सवाल विटामिन से आता है, तो उसको देख लीजिए। ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, 30 में से कम नहीं ज़्यादा तो 6 से 7 सवाल करंट अफेयर के आएंगे, 2 से 3 सवाल हो गए साइंस के, और ये सारे ऐसे सवाल होते हैं। करंट अफेयर का तो चलो लेटेस्ट आप पढ़ेंगे, साइंस वाले सवाल यूपीट्रिपलएससी यूपीपीएससी दोनों बहुत रिपीट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर उनका देख लीजिए। और उसके बाद में लूसेंट का जो जीके वाली बुक है, और रामबाण है ओनडे एग्जाम्स के लिए, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। तो वो भी अभी आपके पास खूब एम्पल टाइम है, मई के पहले वीक के आसपास एग्जाम होगा।
चूँकि इधर थोड़ा सा लेट होने की संभावना इसलिए यूपी बोर्ड के पेपर शुरू हो गए हैं जो अप्रैल तक खत्म हो रहे हैं। उसके बाद में पहला एग्जाम ही यूपीडब्ल्यूएससी एसओ वाला ही आपका होगा, सबसे छोटा सबसे कम एप्लीकेंट वाला एग्जाम है ये, ध्यान रखना। तो लुसेंट जीके वाली किताब पढ़ लीजिए, जीएस हो गया, हिंदी और जीएस बता दिया। फिर टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस के लिए मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस द मैथमेटिकल पोएट चैनल पे जो आपको 12 वीडियोज़ मिलेंगे पूरे 12 टॉपिक के, इसके इधर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। 2 टॉपिक हमने पूरा कवर कर दिया है। पहला वाला जो बेसिक स्टेट्स था वो वाला, और दूसरा कलेक्शन ऑफ डेटा कवर कर दिया है। तीसरा लेक्चर आपको इसी सैटरडे या संडे को मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसमें डायग्रामेटिक और डायग्रामेटिक के अलावा वो जो है, सॉरी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, ग्राफिकल, डायग्रामेटिक और ग्राफिकल, सॉरी, ये वाला हो गया। तो अभी थोड़ा सा मैं लेट इसलिए बना रहा हूँ कि अब एग्जाम की डेट एक बार घोषित हो जाए और ज़्यादा दिन बचा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कि इसी मार्च के लास्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में यूपीडब्ल्यूएससी का कैलेंडर आ जाएगा, एग्जाम कैलेंडर। तो उसमें ये आपका ऐसे वाला पेपर सबसे पहले रहने के बहुत आसार है। पुराना वाला कैलेंडर देखिए, उसमें इसका डेट वोट सब घोषित हो गया था कि दिसंबर के आसपास इसको करा लेंगे, नहीं करा पाए। तो चूँकि सबसे कम एप्लीकेंट है, इन्हें पता है बहुत कम जगह सेंटर बनाना है, एग्जाम सबसे पहले होगा। आप एकदम ये बात ध्यान रख के एग्जाम की तैयारी कीजिए। कई बार आपको कहीं अलग अलग चैनलों पे जाएंगे तो वहाँ कमेंट मिल जाएगा कि अभी कोई डेट आया नहीं, आप लोग वैसे ही हवा हवाई बातें करते हैं, ये सब है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट एकदम पिन पॉइंटेड, तो कई बार घोषणाएं होकर भी उनका डेट एकदम डिफर हो जाता है, तो उसका क्या करें। लेकिन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम हवा हवाई नहीं है। ये जो अर्थ एवं संख्या विभाग में कार्यरत हैं, मेरे सीनियर हैं, उनसे कुछ ना कुछ इनपुट मिलता है, तभी मैं इस बारे में बताता हूँ कि अप्रैल लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम आपका हो जाए। तैयारी करते रहिए। बाय द वे, एक वीक 2 वीक अगर लेट भी होता है तो उसमें आपका नुकसान क्या है। तैयारी अगर पता चले एग्जाम का डेट आया और 15 दिन पहले आपने तैयारी शुरू करी, आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। इसमें 4 टॉपिक हैं, 2 को छोड़ दीजिए, 2 के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। 2 किसके लिए, एक टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस के लिए, एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो भी आसान नहीं है, चाहे कॉमर्स वाले हो कॉमर्स, या वो सब जो पूरा एकदम लंबा सा सिलेबस होता है उसका, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप खाली बेसिक अगर देखना चाहें तो भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है वो, तो आप तैयारी जारी रखें। एक और वाकया मुझे ध्यान आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के 15-20 दिन पहले जब यूपी चुनाव के रिजल्ट नहीं आए थे, तो एक चैनल पे मैं कुछ देख रहा था एजुकेशनल कंटेंट, तो वहाँ पे था कि एक बच्चे ने कमेंट किया कि अब पीटी का कोई मतलब नहीं, ये होगा, ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, तो पीटी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो कौन सरकार आएगी, कौन क्या बनेगा, ये अपने हाथ में नहीं होता, अपने हाथ में होता है पढ़ाई। तो ऐसे भ्रामक लोगों से दूर रहिए कि जो आपको मतलब दुनिया भर की बातें जो ना उनको पता है ना आपको पता है, लेकिन उसमें आपको उलझा के अपना तो चाहे काम अच्छा कर रहे हो, आपको एकदम परेशान कर रहे हैं और आपका मोटिवेशन थोड़ा गिरा रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। उनसे दूर रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए। तो स्टेट्स, और उसके बाद में ये हो गया मैथमेटिक्स के लिए। मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, और मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, इन तीनों के लिए क्लास 11 और क्लास 12 यानी कक्षा 11 और कक्षा 12 की विद्या क्वेश्चन बैंक जो आता है उसको ले लीजिए। अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, और दोनों को एकदम अच्छे से थरोली हल कर डालिए। उसके इधर कहीं एक भी सवाल नहीं आएगा। 80% की मैं गारंटी लेता हूँ। 20% के लिए आपके पास ग्रेजुएशन जो आपने जब किया है तो उसके नोट्स आपके पास, वो पढ़ लीजिए। आपका ऑप्शनल एकदम तैयार, नो प्रॉब्लम एट ऑल एकदम। स्टेट्स वाले जो भाई हैं उनके क्वेश्चन बैंक कंपेटिवली कम मिलते हैं, तो उनके पास अभी टाइम खूब ज़्यादा है। अगर वो चाहें तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टेट्स जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वो एस सी गुप्ता एंड वी के कपूर की किताब है, बहुत रामबाण किताब है। स्टेट्स का जिसको स्टेट्स का एस भी ना आता हो, एकदम बेसिक से पढ़ना हो और मैथ की थोड़ी समझ हो, वो इस किताब को पढ़ के बहुत अच्छे से अपना क्लियर कर सकता है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए सांख्यिकी नाम से एक किताब है, एस चंद पब्लिकेशन की आती है, वो पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एक किताब है, डॉक्टर एस एम शुक्ला और कोई सहाय करके हैं, ये किताब मैंने पूरी पढ़ी है, ये भी किताब अच्छी है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एस एम शुक्ला वाली। तो अब क्या करना है ये देख लेते हैं कि क्या नहीं करना है। हमने देख लिया कि एक ही सब्जेक्ट पे पूरा फोकस नहीं करना है, और उसके बाद में पता चले कभी भी ये नहीं समझना है कि अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का है, इस एग्जाम में बैठा है, तो उसकी हिंदी कमज़ोर होगी, मतलब हिंदी जो 30 क्वेश्चन आने हैं, अपने अपोनेंट को या अपने जिससे आपका कंपटीशन है उसको कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो वो तो कभी समझना ही नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी आपको भ्रामक ये बताए कि आज एग्जाम नहीं होगा, कल नहीं होगा, या आज ये बदल जाएगा, कल वो बदल जाएगा, उन सबसे दूर रहिए। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप एक बात की गारंटी जान लीजिए भैया कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में उतरे हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप आँख मूंद के आप देख लीजिए कि यहाँ जिस मैदान तक आप आ गए, आप छोड़ के कहाँ जाएंगे। जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती आप कहीं नहीं जा सकते, विकल्प भी आपके पास कोई नहीं है। तो अब उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि तैयारी करिए। और ये इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो इसमें एप्लीकेंट है एसओ की मैं बात कर रहा हूँ, कि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती है। 904 पोस्टें हैं, थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे, मेहनत का मतलब थोड़ा सा एज ले लेंगे, 10,000 बच्चे हैं, 904 पोस्टें हैं, मतलब 11 वैकेंसी, क्या कहते हैं, 11 एप्लीकेंट पर पोस्ट आप मान लीजिए, तो आपको अपनी एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को बाहर करना है इस एग्ज़ाम से। और मान लीजिए 8,000 9,000 बच्चे एग्जाम देंगे, तो 9 लोगों को भी बाहर करना है। तो 9 लोगों को बाहर करना कोई बड़ी बात नहीं है। रेलवे एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में जहाँ एक पोस्ट के लिए 400 बच्चे एकदम फाइट कर रहे होते हैं, और यहाँ एक पोस्ट के लिए 10 और 9 बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो आप कंपेयर करके देख लीजिए कि आपको कितना ज़्यादा एडवांटेज मिला हुआ है। और वो भी 4200 ग्रेड पे की जॉब में, जिसका अगला प्रमोशन है स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, मतलब वो 5400 ग्रेड पे।
तो गेस्टेड ऑफिसर, तो ये सारे प्रिविलेजेज अगर आप ध्यान रख के तैयारी करेंगे और तो मुझे लगता है कि आप मुझे भी बाद में बड़ी दुआ देंगे कि मैं इन सब चीज़ों के लिए आपको मोटिवेट करता रहता था। उसकी वजह यही है कि मैं जानता हूँ मेरे बगल में जो हैं भैया जो इसमें कार्यरत हैं, उनका मैं देखता हूँ तो लगता है कि हाँ ठीक है, जीवन में सुकून है, शांति है, कोई बहुत ज़्यादा बवाल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है और मस्त काम करते हैं एकदम, और सैलरी भी अपने हिसाब से खूब ठीक-ठाक। जीएस के बारे में अब थोड़ा-सा बताना है और उसके पहले ये क्या करना है इस सेक्शन में मैं आपको बता दूँ, हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं। सभी 4 टॉपिक्स को प्रॉपर टाइम देना है। ये नहीं कि एक ही टॉपिक एकदम पढ़ के पूरा उसमें आप मास्टर हो गए, बाकी तीनों को छोड़ दिया, नहीं पढ़ना सबको है एकदम। और टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस जो 30 नंबर का आएगा नेसेसरी सब्जेक्ट के तहत, मैंने आपको बताया है 2 लेक्चर आपको इस चैनल के ऊपर मिल गए हैं। बाकी जो 10 टॉपिक्स बचे उसके भी लेक्चर मिलेंगे। 10 टॉपिक्स को हम 12-15 लेक्चर में कवर कर देंगे। उसके बाद में हमने आपको कहा है कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित, एमपीपीएससी द्वारा आयोजित, डीट्रिपल-एसबी द्वारा आयोजित जितने भी हैं ये एसओ वाले एग्जाम, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी वाले एग्जाम्स के पेपर, वो सब इस चैनल के ऊपर आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। सारे पेपर्स में आपको सॉल्व करूँगा। आपका इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आपको लगेगा कि जो हमने पढ़ा है उसके इधर एक भी सवाल बाहर से नहीं आ रहा। तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, इस चैनल को प्यार दीजिए और आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जीएस का सिलेबस आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, तो जीएस आप कितना भी पढ़ लें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि नहीं मेरा एकदम 100% सही हो जाएगा। तो इस वाले गैप को भरने के लिए आपको क्या करना है, हिंदी ऑलमोस्ट सबका सही होता है, इस वाले गैप को भरने के लिए या तो अपने ऑप्शन सब्जेक्ट में आपको बेहतर कर देना है या टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस में बेहतर कर देना है। तो ये जीएस में जो थोड़ा अनसर्टेनिटी है वो वाला खाई पड़ जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस मैंने कई बार बताया आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन इनफ है, उतना फॉलो करते हुए चलिए। आप 30 में से कम 27 से 28 क्वेश्चन करके आएंगे, जिसमें 23 से 24 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, बस आप फॉलो करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको उस चैनल पे मिलेंगी जो मैंने आपको बताया। लास्ट में वही बताना है मुझको कि किसी भी तरह के बहकावे में आपको आना नहीं है और इस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहनी है। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भैया जी, बहनी जी, इसमें आप हो गए तो इतना ज़्यादा रॉयल लाइफ है। नहीं तो 2000 ग्रेड पे के लिए कुछ भी नौकरी आज के दौर में तो छोटी होती ही नहीं है। मेरा कहने का, जब मैं 2000 ग्रेड पे कहता हूँ तो मेरा ये कहने का तात्पर्य कदाप ही नहीं होता है। मैं तो खुद ही एक बैंक में काम कर रहा हूँ, बैंक का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। मतलब जहाँ जहाँ ग्राहक से डायरेक्ट डीलिंग करनी होती है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हूँ, तो वहाँ बहुत सारी चैलेंजेज हैं और उन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन ये जिसमें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हो गए आप एक बार, तो फिर आप इतना तहे दिल से मुझे धन्यवाद देंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इतनी रॉयल लाइफ है इसमें, इतना मस्त है एकदम कि अगला ही प्रमोशन इसका 5400 ग्रेड पे है गेस्टेड ऑफिसर के लिए। अल्दो थोड़ा टाइम लगता है प्रमोशन में, लेकिन नेक्स्ट प्रमोशन गेस्टेड ऑफिसर का हो तो उससे बड़ा क्या और प्रिविलेज होगा। तो इसी के साथ मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को साइन अप करते हैं। और आपसे यही कहूँगा कि आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और किसी के भी बहकावे में ना आइए कि एग्जाम अब नहीं होगा तब नहीं होगा। अगर आप लोअर मिडिल क्लास के फैमिली से हैं या मिडिल क्लास ही फैमिली से हैं या अपर क्लास मतलब अपर इनकम फैमिली से ही हैं, मतलब ज़्यादा कमाई है आपके घर की, फिर भी आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आपके पास जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माहौल में आप आ गए हैं तो आपके पास क्या विकल्प है, यही तैयारी कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। और ये एक सीट इसमें आप पक्की कर लीजिए। 904 पोस्टें बहुत ज़्यादा पोस्टें होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा। 672 पोस्टें लोअर पीसीएस में है, 1861 बच्चों का हुआ है उसमें नेक्स्ट स्टेज के लिए, मतलब एक पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट 2.83 बच्चों को मानिए। और लोअर पीसीएस की जो हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब है वो सारी 4200 की है, और यहाँ सारी 904 पोस्टें हैं 4200 ग्रेड पे की। लोअर पीसीएस का देख लिए 5 लाख के आसपास बच्चों ने उसका फार्म भरा था प्री का, इसमें टोटल 10,000 बच्चों ने फार्म भरा है प्री का। 10,000 में से 6-7 हज़ार बच्चे एग्जाम देंगे, मुझे लग रहा है 6-7 हज़ार से ज़्यादा बच्चे एग्जाम नहीं देने वाले, क्योंकि कई लोगों का अलग अलग जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, लेक्चरर हो गया, तो वो इसमें नहीं बैठने वाले। तो आपको एक पोस्ट के लिए 5 से 6 बच्चों, 7 बच्चे मान लीजिए, उनके बीच कंपटीशन है। तो लेकिन अल्टीमेटली जॉब तो एक ही है ना साथ में भी, तो असली कंपटीशन है वहाँ पे। तो वहाँ उनसे एज लेने के लिए हिंदी जीएस तो सब पढ़ रहे हैं जितना यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में और टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस इन दोनों में एज लेना पड़ेगा आपको, तब आप वहाँ तक पहुँचेंगे। मतलब 120 है तो आपको 80 हर हाल में टारगेट रखना है, तभी कुछ होने वाला है। तो ऐसे पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और जो भी आपको लगे कि हाँ इससे संबंधित कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स और स्टेट्स ये दोनों मेरा सब्जेक्ट आप इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही, तो इन दोनों रिगार्ड में मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा ऐसा मुझे लगता है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ पूरी। और हिंदी और जीएस के भी वीडियोज़ आपको मैं अपने चैनल पे बना के दे रहा हूँ, तो वो वीडियोज़ मैंने पहले ही बताया कि वो सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, उन सारे वीडियोज़ का कंटेंट वो है जो यूपीडब्ल्यूएससी ने अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे हैं, वेदर कि वो चाहे हिंदी के क्वेश्चन हो चाहे जीएस के क्वेश्चन हो। तो उससे आपको आइडिया लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी कि इनके पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं, कहाँ हमको फोकस करना है। मान लीजिए कि जैसे नोबेल पुरस्कार 2019 में यूपीडब्ल्यूएससी ने पेपर कोई कराया और नोबेल पुरस्कार पूछा कि वहाँ से इस सब्जेक्ट में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, नहीं तो नहीं साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस साल का जो मिला वो किस कृति पे मिला, ये सब, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ इस साल भी हमें नोबेल पुरस्कार पढ़ के जाना है। या विम्बल्डन से संबंधित सवाल आए हैं तो इस साल भी हमें विम्बल्डन पढ़ के जाना है। ये सारे एकदम बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर से टॉपिक्स हैं।
और कई बार तो डिक्टो सवाल पूछे जाते हैं, साइंस के हो गए या मॉडर्न हिस्ट्री के हो गए या स्वतंत्रता आंदोलन के, उन सबसे संबंधित जो सवाल हैं पुरानी के पुरानी पूरे युग के तो पूछ लिए जाते हैं, चाहे यूपीपीएससी के पेपर हो चाहे यूपीडब्ल्यूएससी के पेपर हो, इन दोनों में ही। तो ये सब पढ़े रहेंगे तो आज नहीं कल कहीं ना किसी एग्जाम में काम ही आना है। तो ऐसे फिर से मैं आपसे निवेदन करूँगा, इस चैनल पे बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। आपने ये वीडियो देखा, इतना सुना, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।